Students, this is Unit 3 for CUET preparation and Unit 3 Enterprise Marketing. ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की जा चुकी थी पहले आपके फाइनल एग्जाम्स में. अभी आपके लिए स्पेशल नोट्स यहाँ पे दे रही हूँ मैं, ताकि आप उस वीडियो को पॉज कर करके इन नोट्स को पढ़ो और आप देखो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे. वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करके पहले पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ना, उसके बाद ये वाले नोट्स आप रीड करना. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. Key contents of Unit 3 as per the CUET syllabus: enterprise marketing, marketing and sales strategy, branding, logo, tagline and promotion strategy. Sales strategy. Let's start with the sales strategy. Sales strategy क्या है? ये देखिए इसका proper meaning कि sales strategy है क्या, इसके components क्या हैं. Sales strategy is a plan by an individual or a company to sell products. किसके लिए? प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. और जब हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? स्पेशली रेवेन्यू जनरेट करना, इनकम कमाना, प्रॉफिट कमाना. ये जो सेल्स स्ट्रेटजी है, सेल्स स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करती है कि आप अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर पाएँ, और ये सक्सेसफुली आपकी हेल्प करेगी प्रॉफिट अर्न करने में. क्लियर? तो सेल्स स्ट्रेटजी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशन, टेस्टिमोनियल्स और कोर सेलिंग स्ट्रेटजी. अगर आप टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी की बात करें तो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी एंड इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी. डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी दे टॉक अबाउट फीचर ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सेल्स स्ट्रेटजी इन विच अ प्रोडक्ट कंपनी is talking about competitors products and comparing their own product with the competitors. Which type of sales strategy it is? और चार ऑप्शन होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे. दिस इज डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी. इनडायरेक्ट में क्या है? मोर सुटेबल टेक्निक बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग फीचर्स बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल विद कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज विदाउट एवर मॉनिटरिंग देम बाय नेम. This is more sophisticated positive sales strategy require research and analysis of the competition. आप किसी का नाम मत लो, लेकिन अपने प्रोडक्ट में इतना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दो, इतने सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिक बताओ. दूसरे का नाम नहीं लेना, लेकिन अपने प्रोडक्ट के वो सारे बेनिफिट्स बता दो जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है. और ये सब आपको कैसे पता चलेगा? प्रॉपर रिसर्च वर्क से पता चलेगा. ये है इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी. डायरेक्ट वाले को आप नेगेटिव सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं और इनडायरेक्ट वाले को आप पॉजिटिव सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव सेल्स स्ट्रेटजी. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्लियर हो गया, सेल्स स्ट्रेटजी मीनिंग क्लियर हो गया. मार्केटिंग स्ट्रेटजी. सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियस, मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, सेल्स इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. स्ट्रेटजी देख लेते हैं. मार्केट स्ट्रेटजी इज ओवरऑल गेम प्लान फॉर रीचिंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स एंड रीचिंग टू द कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ था कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है. एंड जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केटिंग इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो ये ओवरऑल गेम प्लान की पूरा का पूरा हर एक स्टेप आपका क्या होने वाला है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, वो होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी. व्हाट डज मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी इंक्लूड? कोई भी कंपनी की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल रो लेवल से फाइनल स्टेप तक हर एक कंप्लीट रो प्लान होनी चाहिए. इसमें प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए रो से फाइनल तक. कैसे? आप देखिए. मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड्स ऑल बेसिक एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन फील्ड ऑफ मार्केटिंग that deal with the analysis of strategic initial situation of the company. Strategic initial situation of the company. Proper row से आपको start करना है. It also includes the formulation, evaluation and selection of market oriented strategy. Strategies बनाना, formulation, evaluation उनको check करना और best वाली को select कर लेना, ताकि आप कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को easily achieve कर पाएं. इसके बाद मार्केटिंग मिक्स, आपका फेवरेट टॉपिक. 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें प्रॉपर किसी राइटर के वर्ड्स में आपको डेफिनेशन देनी होती है. ये फिलिप कोटलर की डेफिनेशन हमने आपको दी. आप कोई भी अपने राइटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं. मार्केटिंग मिक्स इज द मिक्सचर ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स. कंट्रोलेबल 4 फैक्टर्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ऑल ऑफ दीज आर controllable that firm uses to pursue that sort level of sales in the target market, कि आप टारगेट मार्केट में सेल को इजीली इंक्रीज कर सकें. मार्केटिंग मिक्स 4 P's. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन.
ये चारों पी आपको पढ़ेंगे। आपको और भी बहुत सारे पीस है, जैसे पैकेजिंग, पोजिशनिंग, पीपल, पॉलिटिक्स, बहुत सारा मिक्स है, बट आपके जो सिलेबस में है वो ओनली 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आपके सिलेबस में गिवन है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या, आपके सामने कोई भी चीज जो आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट है। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट में आएगा? यस, सर्विसेज भी प्रोडक्ट में ही आएगा। प्रोडक्ट मीनिंग पढ़ लेते हैं। दिस रेफर्स टू आइटम्स एक्चुअली बीइंग सोल्ड, वो चीजें जो कि एक्चुअली बेची जा रही हैं। प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो आपका प्रोडक्ट देगा, जैसे पेंसिल लिखने के काम आएगी, शर्ट पहनने के काम आएगी, कोई भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बेस्ट वर्क ऑन अदर एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स वोंट डू यू एनी गुड। आपको रिलेटेड फैक्टर्स देखने हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स क्या। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे आ सकता है। या फिर कि सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट। आपको लगेगा हाँ ये प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, आप उसे गलत मार्क कर दे, बट वो सही होगी। सही मीन्स कि सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है कि जब आप प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों ही आएंगे। क्वेश्चन देखें, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ब्रांडिंग, लोगो, टैगलाइन, लेबलिंग, पैकेजिंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ डैश डैश डैश। 4 ऑप्शन होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आपको याद होगा कि ये तो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स थे। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग ये बुक, आप ये जो इमेज है आपकी प्रॉपर सीबीएसई बुक से ली गई है। आपको देखना है कि ब्रांडिंग में क्या है, कस्टमर नेम, कंपनी नेम, लोगो, रिपीटेशन, वैल्यू पोजीशन, प्राइस, प्रोडक्ट बेनिफिट, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन। मीन्स कि वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो कि मार्केट में फेमस हो चुका है, कस्टमर बार बार उसे खरीद रहे हैं, वो बन जाता है ब्रांडिंग। ब्रांड, ब्रांडिंग क्या है? आईएनजी लग गया तो ऑब्वियस है कि एक प्रोसेस है। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, अ टूल, अ स्ट्रेटेजी, एन ओरिएंटेशन वेयर बाय अ नेम, अ साइन और अ सिंबल। ब्रांडिंग नाम से भी पहचान सकते हो आप, साइन से भी, सिंबल से भी पहचान सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंशिएट हिज हर प्रोडक्ट फ्रॉम द राइवल प्रोडक्ट्स, मींस कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और अगर एक बार ब्रांड नेम डिफिकल्ट आपका मार्केट में बन गया तो बाकी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसे हराना। तो आप बिल्कुल अपने ब्रांड बनाने पे फोकस रखिए। ब्रांड बनाने के लिए जरूरी है कि आप क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, ब्रांड। ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला है? बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिनोट अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। ये सभी को आप ब्रांड कहते हैं, इसीलिए हमने बोला कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। आपको देखना है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, कि ब्रांड फर्म के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती हो, साथ में इसे कॉम्पिटिटर से आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करती हो। हम समझ पाए कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है। कस्टमर जब हमारे पास आना चाहे तो हमारे ब्रांड को आइडेंटिफाई करके इजिली आ पाए। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड, ब्रांड के कंपोनेंट्स में आएगा ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क? जब ब्रांड मार्क रजिस्टर हो जाता है तो वो बन जाता है ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम, ये देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये पेपर में कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ब्रांड नेम इज करेक्ट, या कि ये डेफिनेशन दे दी और बोला कि व्हाट इज इट, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे, विच कैन नॉट बी वोकलाइज्ड, विच कैन नॉट बी वोकलाइज्ड। आपको इसी से आइडेंटिफाई करना है कि मार्क को हम वोकलाइज नहीं कर सकते। और ट्रेडमार्क जैसा कि आपको बता दिया, जब इसे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, जब ये रजिस्टर हो जाता है। क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रिपरेशन तो सीयूईटी की हो रही है, एमसीक्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। आंसर्स तक पहुंचना, आंसर्स तक तब पहुंचेंगे जब आपके दिमाग में ये सारे वर्ड्स होंगे, ये सारे नोट्स यहाँ होंगे आपके। स्क्रीन पोज कर करके पढ़ना, हर बार मैं आपको समझा रही हूँ। टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम सबसे पहला जो टाइप होगा इंडिविजुअल ब्रांड नेम, जैसे कि लक्स, लिरिल, इसमें एक ही प्रोडक्ट है उसी का ब्रांड नेम बना दिया। फैमिली ब्रांड नेम की एक ब्रांड नेम दे दिया और उसमें कुछ भी आ रहा है, जैसे मैगी, मैगी नूडल्स, मैगी मसाला, अमूल, अमूल बटर आता है, अमूल कर्ड आती है, अमूल पनीर आता है, तो आपका ये फैमिली ब्रांड नेम हो गया। इसके साथ आप देखेंगे कॉर्पोरेट नेम, जो कि बिजनेस का नाम भी है, जैसे टाटा नमक, टाटा कार, गोदरेज, बजाज, ये कॉर्पोरेट के नाम भी है और प्रोडक्ट को भी हम इन्हीं नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे अल्फा न्यूमेरिक नेम, जहाँ की नंबर और अल्फाबेट और नंबर्स होते हैं, जैसे I20, I10, SX4, जहाँ की अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर गिवन है। बट ये जो नोट्स हैं ये रिवीजन नोट्स हैं, ताकि आप इन्हें कंप्लीटली रीड करके एमसीक्यूज को टैकल कर पाए। लोगो एंड टैगलाइन,
लोगो क्या है? एक मार्क है, एक निशान है। टैगलाइन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो आपके प्रोडक्ट को बताती है। अब आप आगे देखिए, लोगो जो है एक शॉर्ट और लोगो टाइप है, आइडेंटिफाइंग सिंबल है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। लोगो एक ग्राफिक मार्क हो सकता है। लोगो की कंप्लीट डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लोगो, या एक केस स्टडी आ जाएगी कि राम हैज स्टार्टेड अ बिजनेस एंड ही हैज प्रिपेयर्ड आइडेंटिफाई सिंबल फॉर द प्रोडक्ट एंड द ग्राफिक मार्क, दिस इज प्योरली ग्राफिक सिंबल्स एंड व्हाट इज इट। तो आपको दिया होगा कि लोगो, टैगलाइन, ब्रांड, तो आप बता सकते हैं कि लोगो, क्योंकि आपने लोगो की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। टैगलाइन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि लाइन, एक स्टेटमेंट जो कि आपके बिजनेस को बता रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीबीएसई बुक से लेके मैंने आइडेंटिफाई किया आपके लिए कि यूके में टैगलाइन को एंड लाइन्स कहते हैं, और जर्मन में इसको क्लेम्स कहते हैं, फ्रेंच में इसे सिग्नेचर्स कहते हैं, बेल्जियन में बेस लाइन कहते हैं। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट आपकी बुक से लिया गया है, आपकी सीबीएसई एंटरप्रेन्योरशिप बुक, जिससे कि आपका पेपर बनने वाला है या बन चुका है। पेपर तो ऑलरेडी ऑब्वियस है, आप देने वाले हैं 5 अगस्त को। टैगलाइंस आर बेसिकली सिंपल बट पावरफुल मैसेज दैट हेल्प टू कम्युनिकेट एन एंटरप्राइज गोल, मिशन, डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, सो मच मोर। कितना कुछ टैगलाइन एक्सप्लेन कर देती है। अब टैगलाइन क्या स्टेटमेंट फॉर्म में होती है, क्या क्वेश्चन फॉर्म में होती है, या एक्सक्लेमेशन फॉर्म में हो सकती है? टैगलाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे जागो ग्राहक जागो, सावधान इंडिया, और 2 बूंद जिंदगी के। लेबलिंग जो भी प्रोडक्ट पे डिटेल लिखी होती है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है, दैट इज लेबलिंग, एंड दिस इज मस्ट एज पर आरटीआई एक्ट 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन। हर पर्सन को इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। पैकेजिंग पे, कंटेनर पे, प्रोडक्ट पे आपको सभी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। पैकेजिंग इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। यस, पैकेजिंग इज कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। आपको देखना है कि इसमें की एलिमेंट क्या है। पैकेजिंग बिल्कुल आप किस लिए करते हो? ताकि प्रोडक्ट को सेफ रखा जा सके, प्रोडक्ट को इजीली कैरी किया जा सके, और प्रोडक्ट पे कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन दे सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसे शॉर्ट में आप आईपी कहते हो। पेटेंट्स क्या है? जब आपने कोई चीज बिल्कुल नई सर्च की है, बिल्कुल नई, जिसे कि आप इन्वेंशन कहते हो। जैसे कि इन्वेंशन, पेटेंटेबल आर्ट, प्रोसेस, मेथड्स और मैनर, मैन्युफैक्चर। कोई भी चीज आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम बनाई है, आपने फाइंड आउट किया, तो आप इस पर पेटेंट ले सकते हो। इसके साथ है कॉपीराइट थोड़े समय के लिए लिया जाता है। ओरिजिनल वर्क जब आप अपना सेव करके रखना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आपका ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क आपका रहे और कोई इसे कॉपी ना करे। नॉर्मली ये क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल वर्क में लिया जाता है। इसमें भी केस स्टडी बन सकती है इजीली कि राम ने एक पोम लिखी है और वो पोम उसने प्रिंट नहीं कराई, उससे पहले ही उसके दोस्त ने चुरा ली और पब्लिश करा दी, तो उसे कौन सा राइट लेना चाहिए था, कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे सेव कर सकते थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंट ऑप्शंस होंगे और आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कॉपीराइट। तो एग्जाम्पल जैसे म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, लिटरेरी वर्क, पोम्स और प्लेज एक्सेट्रा में आप कॉपीराइट ले सकते हो। कॉपीराइट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ज्वेलरी डिजाइन में भी आप कॉपीराइट ले सकते हो कि आपके डिजाइन को कोई कॉपी ना करे। इसके बाद है इंडस्ट्रियल डिजाइन विजुअल डिजाइन है that are not purely utilitarian. It can be 2 or 3 dimensional pattern। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन है, 2 और 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल, कॉमोडिटी और हैंडीक्राफ्ट को बनाने के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इसको भी आप रजिस्टर करा सकते हो, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गया आपका ट्रेडमार्क। आपको याद है ब्रांड मार्क जब रजिस्टर हो गया तो वो बन गया ट्रेडमार्क। तो ये आपके लिए क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोका कोला ने अपना फॉर्मूला आज तक किसी को नहीं बताया अपने फॉर्मेशन का, तो ट्रेड सीक्रेट्स है, इन पे भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। एमसीक्यूज कवर करने के लिए जरूरी है, हर एक स्लाइड को रोक कर पॉज करके ठीक से पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है प्राइस में आ गया आपका मीनिंग। प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू दैट यू आर चार्जिंग फॉर द गुड्स और सर्विसेज। ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी मार्केट में ये प्रोडक्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, इसकी सप्लाई क्या है, इसकी डिमांड क्या है, और कौन से फैक्टर्स इस प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए आप डिफरेंट फैक्टर्स फॉलो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। प्राइसिंग का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट को उसका प्राइस सेट करना है कि इस प्रोडक्ट के बदले आप पब्लिक से कितना पैसा लेने वाले हैं, कस्टमर से कितना पैसा लेने वाले हैं। प्रोडक्ट के बाद अगला पी आया था प्राइस। प्राइस हमने पढ़ा
कि वो वैल्यू जो कि हम प्रोडक्ट और सर्विस के बदले चार्ज करते हैं। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग में आ गया कॉस्ट प्लस, पेनिट्रेशन, क्रीमिंग एंड वेरिएबल। कॉस्ट प्लस मीन्स प्रोडक्ट की कॉस्ट जितने का आपने बनाया प्लस प्रॉफिट। पेनिट्रेशन, व्हेन वी सेट मिनिमम प्राइस एट लो मीन्स इनिशियल प्राइस एट लो। इनिशियल प्राइस जब आप मिनिमम पे रखते हो, बहुत लो पे रखते हो कि चलो शुरुआत में सस्ता बेच देते हैं और बाद में तो कस्टमर को आदत पड़ जाएगी, वो खरीद लेंगे, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइस। क्रीमिंग, जैसा नाम से पता चल रहा है, क्रीम टाइप कस्टमर्स जिसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, जो कि आपको हाई प्राइस दे सकते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को इनिशियली हाई प्राइस पे रखें ताकि आपको रिसर्च वर्क वगैरह का खर्चा आसानी से निकाल ले। फिर है वेरिएबल प्राइसिंग मेथड। वेरिएबल प्राइस मीन्स डिफरेंट प्राइस, कि आप किसी से कोई प्राइस ले रहे हैं, किसी से कोई प्राइस ले रहे हैं, किसी कस्टमर से या डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट मीन्स अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। तो ये सबसे इजी मेथड है, सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है और टिपिकल मेथड है, मैक्सिमम लोग इसे ही फॉलो करते हैं। पेनिट्रेशन प्राइस, जैसा कि आपको पता है, रीड करिए। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वेयर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनिशियली सेट अ प्राइस लोअर देन द इवेंचुअल मार्केट प्राइस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के लिए कि नई ब्रांड आई है, लोअर प्राइस पे है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं और हैबिचुअल हो जाते हैं। क्रीमिंग और स्कीमिंग प्राइस। स्कीमिंग, गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस सो दैट फ्यूअर सेल्स आर नीडेड टू ब्रेक इवन, की थोड़ी सी सेल्स में आप ब्रेक इवन तक पहुंच जाएंगे। ब्रेक इवन क्या होता है? वेयर नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, जहां कि आपने अपने खर्चे पूरे कर लिए हैं। तो स्कीमिंग प्राइस आप बिल्कुल, स्कीमिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड रीइंबर्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च इनटू प्रोडक्ट, और धीरे धीरे चाहे तो आप बाद में जाके अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकते हैं, डिपेंड्स अप टू यू। वेरिएबल प्राइस मेथड, different prices from different persons, different customers और at different reasons, कल्चर वाइज या किसी भी रीजन से आप डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट लोगों से जब अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं। अब आ गया आपका अगला पी जो कि है प्लेस। हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोडक्ट, प्राइस। नाउ वी आर एट प्लेस। फिर से बता रही हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो बोर्ड पर लिखवा कर कराई है उसका लिंक आपको ऊपर गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको प्रॉपर रिवाइज करना है, पहले बोर्ड से पढ़ना है और फिर आना है नोट्स पर। प्लेस, प्लेस मीनिंग, प्लेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मीन्स आप कहाँ सेल कर रहे हो। चीजें बन तो गई है लेकिन बनने के बाद आपको उन्हें शिफ्ट करना है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक। कैसे आप प्रोड्यूसर से कस्टमर तक शिफ्ट कर पाएंगे, कैसे आप कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, मेन एम क्या है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। रिटेलर्स को देंगे, होलसेलर्स को देंगे, किसको देंगे, आप किस टाइप से सेल करेंगे, आप लोकेशन तक कैसे पहुंचाएंगे। प्लेस मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू फॉलो। दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो या फिर एजेंट्स की, रिटेलर्स की या होलसेलर्स की हेल्प ले सकते हो, जिसे आप इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बाद आ गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कैश पेमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर्स टू प्रोड्यूसर, फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। 3 काम करता है हमारा चैनल। पहला, चीजें बनके तैयार हो चुकी हैं उसे कस्टमर तक पहुंचाना है। दूसरा, कस्टमर ने जो कैश पेमेंट की या डिजिटल पेमेंट की वो कस्टमर से प्रोड्यूसर तक पहुंचानी है। और थर्ड, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ हम कस्टमर से जानते हैं, कुछ कस्टमर हम प्रोड्यूसर से जानता है। ये तीनों काम करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू कैसे आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज परफॉर्म्ड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों आएंगे, फोर्थ आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑल ऑफ द अबव है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। दीज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल चैनल, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ और कंज्यूमर तक पहुंच गया। ये बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि यहाँ पे मिडल मैन का कोई भी खर्चा नहीं है। इसके बाद आप आ गया प्रोड्यूसर, रिटेलर, कस्टमर। प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में कौन आया? रिटेलर। इट मीन्स ऑब्वियस वन मिडल मैन इज देयर, वन लेवल चैनल इज देयर। और ये कब सूट होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स और प्रोडक्ट्स ऑफ हाई वैल्यू, महंगी चीजों के लिए। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर मीन्स 2 लेवल चैनल जिसमें होलसेलर और रिटेलर आ गया। ये नैरो प्रोडक्ट लाइन है। एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है होलसेल के थ्रू। और वाइडली स्कैटर्ड मार्केट यहाँ पर हमें मिल जाती है।
प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेल, रिटेलर, कंज्यूमर। एजेंट आ गया, होलसेल आ गया, रिटेलर आ गया। इट मीन्स थ्री लेवल का जब आपको वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन करना है बहुत सारे खासकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट आ गया चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कैसे आप चूज करेंगे कि डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा तो 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल। उसके लिए आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है। आपको ये देखना है प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, सेल्स वॉल्यूम कितनी है, प्रॉफिट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी कोई जो गुड आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट तो नहीं है। इसके साथ आप देखेंगे कंसिडरेटिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अगर आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको देखना है कि प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है या कस्टमाइज्ड है, पेरिशेबिलिटी मींस प्रोडक्ट कितनी जल्दी खराब होने वाला है, या फिर टेक्निकल नेचर क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है। आप ये बिल्कुल रीड करिए पॉज करके, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे नंबर ऑफ बायर्स। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ बायर है तो आपको कौन सा चैनल फॉलो करना है, और अगर नंबर ऑफ बायर जनरल बायर्स है या इंडस्ट्रियल बायर है इसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना है। साथ में आप देखेंगे बाइंग हैबिट्स और बाइंग क्वांटिटी, साइज ऑफ द मार्केट। इन सब के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सा चैनल फॉलो करना है। कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी गुडविल कैसी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, डिजायर क्या है, वो क्या चाहते हैं, या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इजीली टैकल कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे, अदरवाइज इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करेंगे। आ गया कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट अगर कहती है कि आपको डायरेक्ट ही सेल करना है तो ऑब्वियस हमें फॉलो करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट नहीं सेल कर सकते, आपको एजेंट ही लेने पड़ेंगे, होलसेलर या रिटेलर ही लेने पड़ेंगे, देन वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। जैसे कि आपको बताया कि ओनली अ लाइसेंस होल्डर कैन सेल मेडिसिन। इसे थोड़े आप मिडलमैन से बेच सकते हो, इसे तो आपको प्रॉपर लाइसेंस होल्डर के थ्रू ही सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया अदर्स। और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आ गया कॉस्ट और अवेलेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स। ये सारे फैक्टर्स आप रीड करेंगे कि कैसे ये आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आ गए नेक्स्ट 4th P, प्रमोशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या होता है, देखिए all activities undertaken to make the product or service known to user and trade. This can include advertising, word of mouth, press report, incentives, commissions and awards to the trade. ये सभी के सभी आपके प्रमोशन में ही आते हैं। इसमें कंज्यूमर स्कीम आ सकती है, इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाएगी, कॉन्टेस्ट आ जाएंगे, प्राइजेस आ जाएंगे, और ये डिटेल्ड में प्रमोशन स्ट्रेटेजी में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रमोशन स्ट्रेटेजी में। तो प्रमोशन इज द मेथड ऑफ स्प्रेड द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। जब आपकी चीज का प्रचार हो जाता है लोगों तक, स्टेक होल्डर्स तक, पब्लिक तक, तब लोग आपको जानने लग जाते हैं। प्रचार करने की, एडवर्टीजमेंट करने के क्या तरीके हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के, above the line, below the line and through the line, above the line, below the line and through the line। above the line जब आप मास मीडिया मेथड यूज करते हो, एक लार्ज क्राउड को आप एक साथ बता रहे हो, दैट इज अबव द लाइन। जैसे प्रिंटिंग प्रेस दे दिया, एडवर्टीजमेंट में दे दिया, टीवी में दे दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया। बिलो द लाइन जब आप एक स्मॉल क्राउड को कवर करते हो, जैसे आपने पैम्फलेट बांट दिए, कोई स्पॉन्सरशिप होगी, सेल्स प्रमोशन होगी, पब्लिक रिलेशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया। इसके साथ आ गया आपका थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। जब आप दोनों के दोनों फैक्टर, आप दोनों टाइप, दोनों प्रमोशन स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, दैट इज थ्रू द लाइन। ये देखो एग्जाम्पल, टीवी के सामने सब लोग खड़े हैं तो कौन सा हुआ, अबव द लाइन, क्योंकि मास मीडिया को कवर कर रहा है। यहाँ देखो सभी के हाथ में पैम्फलेट्स हैं, तो शॉर्ट लेवल पे है, स्मॉल लेवल पे है, ये हो गया बिलो द लाइन। क्लियर। आपकी डायरेक्ट आपकी सीबीएसई बुक से इमेज लिए, सीबीएसई बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट नोट सीबीएसई बुक के हैं, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। वेज टू रीच टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट तक आप कैसे पहुंच सकते हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिक रिलेशन के थ्रू। एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आपने सेलेक्ट की है, किसके लिए, ताकि आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा सके। रीड करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे कैसे आएंगे, आपके पास नोट्स अगर माइंड में होंगे तो आप एमसीक्यूज को टैकल कर पाएंगे। रूल्स क्या है, एडवर्टीजमेंट के 4 रूल्स हैं। 4 रूल कौन कौन से हैं आपके, ये देखिए यहीं पर, देयर आर 4 रूल्स कंसिडरिंग व्हेन प्लानिंग एनी एडवर्टीजमेंट एक्टिविटी।
इसके साथ आप देखोगे इज इट टू इन्फॉर्म, सेल, प्रोड्यूस, लिसनिंग और इम्प्रूव द इमेज ऑफ द बिजनेस। टारगेट, हु इज द टारगेट, आपको देखना है कि टारगेट कौन है, आप किसको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। और फॉर एग्जाम्पल इज इट मेल, फीमेल, अडल्ट, टीनेजर, चाइल्ड, मदर, फादर एटसेट्रा। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टीजमेंट तैयार करनी है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। ये चेक करना है कि कौन सा मीडिया चैनल आप फॉलो करने वाले हैं। इसके साथ आप देखेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, AIDA। ए इज फॉर अटेंशन, आई इज फॉर इंटरेस्ट, कि आपको कस्टमर की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है, साथ में उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। डी इज फॉर डिजायर, कि लोगों के अंदर डिजायर होनी चाहिए, टू ट्राई टू क्रिएट क्रेव ऑफ ओनरशिप, कि उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि काश ये हमारा होता, चलो हम इसे खरीद लेते हैं। और लास्ट एक्शन, कस्टमर को यहां तक ले आओ कि वो आके पे करके इस चीज को खरीद ले। कॉमनली यूज्ड मीडिया, कॉमनली यूज्ड मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं? स्टेशनरी, जैसे आपने पैम्फलेट बांट दिए थे, विंडो डिस्प्ले हो सकता है, ऑफिस फ्रंट हो सकता है, प्रेस एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकती है, डायरेक्ट मेल कर दो आप अपने कस्टमर्स को, आउटडोर बाहर आप सेल लगा दो, एम्बियंट, जैसे कि बहुत डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, डिफरेंट की अचानक से ही कस्टमर का ध्यान अट्रैक्ट करे बट लार्ज लेवल पे। सिनेमा, पॉइंट ऑफ सेल, जहां सेल आप कर रहे हो वहीं पर आपने ऑफर दे दिए, ऑनलाइन और डायरेक्टरी लिस्टिंग्स। इसके साथ आ गया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जब आप डोर टू डोर जाके सेल करते हो, आप जैसे कि सेल्समैन आया, उसने आपको सेल की, तो बी परसुएसिव, और सर्विस प्रोवाइडर और इन्फॉर्मेटिव, आपके डाउट सॉल्व कर देगा। साथ साथ सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स एक्टिविटीज, जैसे कि आप एनकरेज करते हो अपने कस्टमर को ज्यादा खरीदने के लिए या बार बार खरीदने के लिए। मेजर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? टारगेटेड टुवर्ड्स फाइनल बायर्स, टारगेट करता है कंज्यूमर्स को, बिजनेस प्रमोशंस को, ट्रेड प्रमोशंस को, सेल्स फॉर प्रमोशंस, ये चारों सेल्स फॉर प्रमोशंस, ये सारी प्रमोशंस हम आपको बता रहे हैं। कंज्यूमर प्रमोशन देखो, कंज्यूमर प्रमोशन मीन्स कंज्यूमर आपका है ऑलरेडी, वो खरीद रहा है, आप उस वक्त में उसे कूपन्स दे दो, कुछ और ऑन पैक ऑफर्स दे दो, कुछ मल्टी पैक दे दो, कुछ लॉयल्टी रिवॉर्ड्स दे दो। ये है बिजनेस प्रमोशन, कि आप बिजनेस टू बिजनेस कैसे अट्रैक्ट करोगे। आप सेमिनार करो, वर्कशॉप करो, ट्रेड शो करो, न्यूज लेटर इशू कर दो, किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर दो, कैसे भी करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये है ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड को आप कैसे प्रमोट करोगे? जैसे इंसेंटिव्स दे दिए, स्टाफ इंसेंटिव्स दे दिए, कॉम्पिटिशन्स में आप चले गए, कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट के लिए अपने आपने बेनिफिट्स दिए, साथ में बोनस स्टॉक दे दिया, किसी भी तरीके से। ये सारे मेथड्स अगर कभी भी आते हैं और आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई विच प्रमोशन इज दिस, और चारों ऑप्शन होंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्रेड प्रमोशन है। सेल्स फॉर प्रमोशन के लिए आप कमीशन दे सकते हो, सेल्स कॉम्पिटिटर में प्राइजेस, अवार्ड्स दे सकते हो, और बैक टू टॉप, कि आप किस तरीके से आप सेल्स यूज कर पाओगे। तो ये मेथड आएंगे, आपको डीप में नहीं जाना है, डीप एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मेथड दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई विच प्रमोशनल मेथड इज दिस। पब्लिक रिलेशन, जब आप पब्लिक से जुड़ते हो, लोगों से जुड़ते हो, क्योंकि लोग ही है जो आपके कस्टमर है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका साथ देने वाले, आपके प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रमोट करके रखेंगे। स्टेक होल्डर्स, वो जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके कस्टमर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, आपका स्टाफ हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकते हैं, मीडिया, गवर्नमेंट, बैंक, कम्युनिटी, कोई भी। तो मेन पब्लिक रिलेशन टूल, जिसमें आप न्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर टाइप में, स्पेशल इवेंट रख सकते हो, जैसे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, ग्रैंड ओपनिंग्स या स्पीच प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, एजुकेशनल प्रोग्राम रख सकते हो, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोशर, न्यूज़ लेटर, मैगजीन, किसी भी तरीके से आप अपनी गुड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। प्रमोशनल स्ट्रेटेजी हम ये पढ़ रहे हैं और यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ।